तो आज के क्लास में हम HPCL 2022 मैकेनिकल के पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे सवाल बनाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge a depth of rupees 1431 due in 3 years at 6% simple interest। 4 ऑप्शन आपके पास है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स टेबल बना करके चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, तो रुकिए, वो स्टैंडर्ड मेथड है। हम यूज़ करेंगे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और फटाफट से इस सवाल को बनाएंगे। तो क्या है यहाँ पर ट्रिक है सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट चाहिए, सो इंस्टॉलमेंट is equal to 100d यानी डेप्थ डिवाइड बाई 100t यानी टाइम पीरियड प्लस RT इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैं डेटा को ध्यान से देखूँ तो हमारे पास यहाँ पर D जो है वो है 1431, टाइम जो है वो है 3 इयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6% का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट द आंसर। देयरफॉर द आंसर इज इक्वल टू 100 इंटू 1431 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 2/2 वो चला गया, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डेटा के साथ चाहिए, तो ये लो भाई 2/2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आंसर आ जाएगा 450 विच इज़ देयर इन ऑप्शन 4। सो यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। द फैक्टराइजेशन ऑफ द इक्वेशन 2x² + 7x + 6 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। तो सिंपल है वैसे सवाल। अब यहाँ पर रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ से जा रहे हो तो भी चल जाएगा, नहीं जा रहे हो तो देखो यार, ये जो मिडल टर्म है वो है +7x। खोजिए कहाँ पर मिलेगा +7x। अगर इधर देखें तो 4x - 3x 1x आ रहा है, 7x नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। अगर इधर को खोजे तो यहाँ पर 4x + 3x 7x, तो ये सही है। अगर नीचे देखें तो यहाँ पर -4x - 3x, ये तो नेगेटिव में जा रहा है, बात ही छोड़ो। यहाँ पर अगर देखें तो -4x + 3x अगेन 7x नहीं मिल रहा है। सो डन अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। ईजी। तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7x की तलाश की है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x मिला, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x, यानी हमको आ गया था +7x। यही हमको चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सारे सवाल इतने इजी नहीं होंगे, ये एक अलर्ट है। कुछ सवाल इजी है, कुछ मीडियम है, तो कुछ टफ है। सारा मिक्स होगा और एग्जाम में आपको इसलिए टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सवाल भी बड़ा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना। A's income is 2/5 of B's income. The expenditure of A is 50% of B's expenditure and the income, expenditure of B are rupees 48,250, 28% of the income of A respectively. Then the saving of A is, अब मुझे पता है कहाँ पर बाउंसर गया। सर फर्स्ट लाइन तो समझ में आ गई, ये सेकेंड लाइन के बाद ये जो कहानी लिखी गई है ये थोड़ा सा बाउंसर चला गया। इसलिए जब भी ऐसा होता है पीसेस में पढ़िए और हिंट को देखिए। सबसे पहला हिंट क्या है, यहाँ पर रेस्पेक्टिवली कहा गया है, यानी पोजीशन वाइज आपको डेटा लेना है। ओके, फिर क्या कहा गया है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 50% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। फिर आता है एंड, कुछ और डेटा भी आपको दे रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देखो इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ बी आर दिस। अब समझ में आया वो रिस्पेक्टिवली क्यों था, क्योंकि वो कहना चाहते हैं जो पहला लिखा गया है इनकम ऑफ बी, वो पहले डेटा से आप कंपेयर करो, फिर जो नेक्स्ट लिखा गया है एक्सपेंडिचर ऑफ बी वो आप नेक्स्ट डेटा से कंपेयर करो, और इसलिए ये शब्द रिस्पेक्टिवली जोड़ा गया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेमिंग है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, पर अगर आप ये चीज़ समझ गए फिर तो क्वेश्चन आसान है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको कहा गया है कि इनकम ऑफ ए जो है वो है 2/5 ऑफ इनकम ऑफ बी। फिर कहा गया है कि एक्सपेंस ऑफ ए जो है वो है 50% ऑफ बीस एक्सपेंस। अब 50% कितना होता है, 50/100 यानी 0.5 ऑफ बीस एक्सपेंस। चलो फिर नेक्स्ट क्या है,
इनकम कॉमा एक्सपेंस ऑफ बी आर 48,250 कॉमा 28% ऑफ इनकम ऑफ ए। तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव फॉर्म में जाना है, तो इनकम ऑफ बी 48,250 है, एक्सपेंस जो है वो 28% ऑफ इनकम ऑफ ई है। तो इस डेटा को केयरफुली लिखना, यही तो ट्रैप है इस सवाल का। तो इनकम ऑफ बी जो है वो गिवन है 48,250 और जो एक्सपेंस ऑफ बी है विच इज़ 0.28 ऑफ इनकम ऑफ ए। चलिए अब यहाँ पर सेविंग ऑफ ए पूछ रहे हैं, वो है इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम ऑफ ए एक्सपेंस ऑफ ए डायरेक्ट नहीं दिया है, पर हम इस डेटा से निकाल सकते हैं। तो चलिए आई ए एंड ई ए को फाइंड करते हैं अब, तब जाकर के आंसर आएगा। तो यहाँ पर आई ए जो है दैट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ आई बी, और आई बी हमको पता है वो है 48,250। सब्स्टिट्यूट कर दो 48,250, कैलकुलेशन करने पर 19,300 हमको आंसर आ रहा है। चलो तो ये आई ए आ गया। अब हमको क्या चाहिए, ई ए। ई ए चाहिए तो ये रहा फॉर्मूला, ई भी नहीं पता तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ई ए को भी निकाल लेते हैं। तो ई ए कितना होगा, ई ए हो जाएगा 0.5 ऑफ ई बी। ई बी कितना है, ई बी है हमारे पास 0.28 आई ए। आई ए कितना है, आई ए है 19,300। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2702 आ जाएगा, यानी सेविंग्स ऑफ ए जो है वो इनकम माइनस एक्सपेंस होगा। तो इनकम हमको पता है जी 19,300, एक्सपेंस अभी अभी निकाला 2702, कैलकुलेट कर लोगे तो 16,598। दिस इज द फाइनल आंसर प्रेजेंट इन ऑप्शन 4। सो यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है पर कैलकुलेटिव। A merchandiser sells bananas and apples at a gain of 20% on bananas and at a loss of 5% on apples. If the cost price of both fruits is 5,000 rupees and he earned 6% on the whole, then the cost price of banana is what? 4 ऑप्शन आपके पास, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन को देखना। एक चीज़ याद रखना, जब भी प्रॉफिट लॉस के सवाल सॉल्व करो, सबसे पहले लॉजिक के पीछे नहीं भागना है, सबसे पहले डेटा को मैथ्स में कन्वर्ट करना है, फिर लॉजिक अपने आप मिल जाएगा। कैसे होगा, चलिए फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी कही गई है, merchandiser sells bananas and apples at gain of 20% on banana and 5% loss on apple। तो बनाना को बी कंसिडर करेंगे, एप्पल को ए, और इस स्टोरी को मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। सो सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इनटू गेन हुआ है ना, सो 1 + 20/100 यानी ये हो जाएगा 1.2। फिर नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल इनटू लॉस हुआ है 5% का, सो 1 - 5/100 जो आता है 0.95। यस, फिर नेक्स्ट है स्टोरी के अंदर कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ दी फ्रूट्स ऐड करके यहाँ पर 5,000 बता रहे हैं, यानी सी ए प्लस सी बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना, ये आ रहा है 5,000, और उन्होंने 6% का मुनाफा कमाया है इस टोटल होल स्टोरी में। मैंने कहा ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट है 6%। अब जानना क्या चाहते हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना क्या है। सो बेसिकली ये टर्म जानना चाहते हो, ईजी है ना। अगर ये इक्वेशन के अंदर 2 अननोन है, सी एंड सी बी, तो एक और इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर अगेन ऐसी 2 अननोन हो, ताकि साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सके और सी बी को निकाल सके। अब वो इक्वेशन आएगा कैसे, इनडायरेक्टली आएगा। देखो ये होल स्टोरी की कहानी दे रखी है कि टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल प्रॉफिट इतना था, तो अगर ऐसी बात है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू 1 + P/100। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ दे रखी है सर जी, यहाँ पर ये C दे रखा है, टोटल कॉस्ट प्राइस यही तो है ना, CA + CB। तो ध्यान से देखना, हमारा C क्या है, CA + CB, ये 5,000 है, तो ये दे रखा है 5,000, P दे रखा है 6, तो S मिल जाएगा। S कितना मिल रहा है, 5300। अब ये S क्या है, ये होल स्टोरी का S है, तो ये S बेसिकली है SA + SB। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस कैलकुलेशन को आगे लेकर चलूँ तो आप समझ जाओगे, वो जो एक और इक्वेशन चाहिए था ना CA एंड CB के टर्म्स में, वो यहाँ से मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि S जो है वो है SA + SB, जो आ रहा है 5300, और यहाँ पर SA हमको पता है 1.2 CB है, 1.2 सॉरी CB कैसे होगा जी, यहाँ पर
एस ए जो है वो नीचे वाला इक्वेशन था, एस ए जो है वो है 0.95 सी ए और एस बी जो है वो है 1.2 सी बी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आ रहा है 0.95 सी ए प्लस 1.2 सी बी दैट इज इक्वल टू 5300। तो चलो दो इक्वेशन आ चुके हैं, ये पहला इक्वेशन ओके और इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पर। और दूसरा इक्वेशन कहाँ पर है जी? दूसरा इक्वेशन है ये रहा। अब किसको एलिमिनेट करना है? बनाना निकालना है तो एप्पल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब उसी पर फोकस करते हैं। अगर एप्पल को एलिमिनेट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस पूरे इक्वेशन में हमको 0.95 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज़ हो सकती है। या दूसरा मेथड ये है कि आप ये कहो कि सी ए इज इक्वल टू 5000 माइनस सी बी और ऊपर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऊपर वाला इक्वेशन अब बन जाएगा 0.95 इंटू सी ए की जगह हो जाएगा 5000 माइनस सी बी प्लस 1.2 सी बी दैट इज इक्वल टू 5300। सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ रहा है 0.25 सी बी दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ से कांस्टेंट भी रहेगा जो यहाँ पर जाएगा और बनेगा 550। Therefore CB is equal to 2200. Done and dusted. Cost price of banana आ चुका है 2200 which is there in option 3. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। What annual installment will discharge a debt of rupees 16,550 due in 3 years at 10% compound interest annually? प्रीवियस वाला सिंपल इंटरेस्ट था तो फॉर्मूला डिफरेंट, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला डिफरेंट होगा। अब अगेन यहाँ पर टेक्निक वही है, आइदर फार्मूला से सॉल्व करो या फिर टेबल से सॉल्व करो। हम तो फार्मूला से जाएंगे जी। यहाँ पर हमसे मांग रहे हैं दैट व्हाट इज़ द एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसको हम x मान लेते हैं। विल डिस्चार्ज अ डेप्ट, डेप्ट कितना है? कर्जा 16,550, कितने साल में? 3 साल में हमको ये क्लियर करना है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टोरी है, सो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। अच्छा जी, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो डेप्थ है दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट ईयर की कहानी में x हमारा इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है जी, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का। फिर नेक्स्ट है x बाई 1 प्लस आर बाई 100 दी होल पावर 2, है ना। अब थर्ड ईयर, सो प्लस x बाई 1 प्लस आर बाई 100 दी होल पावर 3। डन एंड डस्टेड। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो x आपको मिल जाएगा, वही आपका आंसर है। तो इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में ताकि हम कैलकुलेशंस कर सकें। ईजी है कैलकुलेशन क्योंकि d जो है वो है 16550, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10 है, 10 है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कैलकुलेशन के अंदर तो x कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? 1/1 प्लस 10 बाई 100, तो ये कितना आ रहा है जी? ये आ रहा है, अंडे कट जाएंगे, ठीक है, फिर 11/10 बच जाएगा तो नीचे आ गया 11/10। फिर अगर इधर देखें वापस अंडे कट जाएंगे, 11/10 का स्क्वायर यानी 1/1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर यानी 100। फिर हमारे पास है 1/, ठीक है जी, 1/, यहाँ पर 11/10 दी होल पावर 3, सो 1331 डिवाइड बाई 1000। चल, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कैसे क्या करना है? ये 10s ऊपर जाएंगे, 100 ऊपर जाएगा, 1000 ऊपर जाएगा। बेस सेम बनाना है तो उस हिसाब से 11s को मल्टीप्लाई करना है। इधर 11 स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, इधर 11 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। फिर अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तब जा करके आपको आंसर आएगा जी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 16,550, फिर हमारे पास x और फिर जो कैलकुलेशन के बाद टर्म आ रहा है दैट इज़ 3310 डिवाइड बाई 1331। तो बस अब इसको रीअरेंज कर लो तो x का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6655। डन एंड डस्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अ मर्चेंट मार्क्ड हिज गुड एट 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सीइंग पोअर रिजल्ट्स he again offered 8% discount and noticed a growth in his sales. His profit will be what? तो अगेन ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है। हम क्या करेंगे? डेटा को मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर लॉजिक के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? अ मर्चेंट मार्क्ड हिज गुड एट 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, यानी जो मार्क प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + 20/100 जो है 1.2।
ओके नेक्स्ट क्या है, ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी जो सेलिंग प्राइस बनेगी अब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है वो है 1 माइनस 5/100 यानी 0.95। फिर वो कह रहा है इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी सेलिंग प्राइस चेंज कर दी। सो द न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जो पुरानी सेलिंग प्राइस है उस पर उसने 8% का और डिस्काउंट दिया। अच्छा, सो एस पी इंटू 1 माइनस 8/100 यानी 0.08। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि हिज प्रॉफिट विल बी वॉट, और वो वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं। सो बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज इज वॉट। चलो ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज तो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये सब करने के लिए तो हमको डेटा चाहिए, डेटा तो नहीं दिया है। सो लेट सी पी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट सी पी इज इक्वल टू 100। तो अगर सी पी को 100 रखा तो एम पी कितना आया जनाब, 120। अगर एम पी 120 है तो सेलिंग प्राइस कितनी आई जी, 114। अगर सेलिंग प्राइस 114 है तो जो न्यू सेलिंग प्राइस है जब उसने एक और बार डिस्काउंट दिया वो कितना आया सर, वो आया 104.88। चलो अब आंसर निकालना आसान, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी डैश माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। मज़े वाली बात, सी पी हमारा 100 है। अगर सी पी हमारा 100, चलो कलर में चेंज कर लेता हूँ तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सी पी हमारा 100, सी पी हमारा 100, नई सेलिंग प्राइस आई है 104.88। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बस इतना ही है आंसर, 4.88% विच इज़ देयर इन ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। A family wishes to attend a party 150 km away from their home. They travel at an average speed of 50 km per hour and return at a speed of 75 km per hour. Their average speed for the whole journey is what? ये एवरेज स्पीड है ना, बड़ा खतरनाक होता है। एवरेज स्पीड ऐसा नहीं है दो स्पीड को आप एवरेज कर लो, है ना, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, ऐसा नहीं होता है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसलिए जब वो कह रहे हैं कि ये रहा उनका होम और होम से वो जाना चाहते हैं पार्टी की तरफ, और ये जो डिस्टेंस है ये फासला है 150 किलोमीटर का। अब वो कह रहे हैं पूरा का पूरा जर्नी में एवरेज स्पीड कितना रहा। अब देखो पूरा जर्नी मतलब वन वे नहीं जा रहे हैं, पहले पार्टी में जाएंगे फिर घर भी आएंगे, इसलिए रिटर्न का भी स्पीड दिया गया है। तो जाना और आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। फिर हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस जाने के लिए 150 किलोमीटर, आने के लिए 150 किलोमीटर। ठीक है जी, टोटल टाइम कितना होगा। अब जाने के लिए टाइम दिया गया है नहीं, बट हमको पता है स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, रीअरेंज करेंगे तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। टाइम अगर डिस्टेंस बाय स्पीड है तो जाने के टाइम डिस्टेंस है 150, स्पीड कितनी है यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेशन में 150 डिवाइड बाई 50 किलोमीटर पर आवर। आने के टाइम डिस्टेंस अभी भी 150 है पर स्पीड है ना फास्ट हो गई 75। ये आपके साथ भी होता है, जाते वक्त भटक भटक करके जाते हैं, स्पीड कम रहती है, आते वक्त एकदम फुल फास्ट, पता होता है कहाँ से घर आना है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन देखो ना तो कुछ स्टूडेंट्स बाय हार्ट करते हैं, ये दिस इज़ वन ऑफ द केस है ना, जहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो कुछ स्टूडेंट्स वो बाय हार्ट कर लेते हैं फॉर्मूला 2 टाइम्स S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करता बाय हार्ट करना, क्योंकि अगर 1-2 सेकेंड ही ज़्यादा लगता है तो इतना सब कचरा याद क्यों रखना। ठीक है, सो केसेस मैं बताता ज़रूर हूँ, बाय हार्ट करने के लिए नहीं कहता। नेवरदिलेस अगर आप यहाँ पर देखो तो आंसर वही आएगा, 2 टाइम्स S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। अगर सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यूनिट्स में कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यार ये तो ईजी है ना, ये तो मैंने कंसेप्चुअल क्लास में बताया है, b² माइनस 4ac आपको चेक करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 5 है। सब्स्टिट्यूट करो और बताओ b² माइनस 4ac कितना आ रहा है, -6 का स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, 36 माइनस ये है 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60। नेगेटिव आंसर आ रहा है जब आपका b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो आपके जो रूट्स है वो इमेजिनरी होता है। सो रूट्स आर इमेजिनरी, तो रियल रूट्स का तो सवाल नहीं है, हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। काफ़ी प्यारा सवाल है, स्पीड डिस्टेंस टाइम से, पर ये कैलकुलेटिव है।
The length of train is 100 meter more than the length of platform. What is the time taken by a train A to cross train B traveling in the opposite direction? If the speed of the train B is 70 km per hour and the speed of train A is 90 km per hour and the time taken by the train A and B to cross the same platform is 24 seconds and 36 seconds respectively. देखो दो चीज़ें, एक तो डेटा बहुत सारा है, दूसरा यूनिट्स पर भी खेल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, सेकेंड्स, मीटर, आंसर इन सेकेंड्स. तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इनको किलोमीटर पर आवर पसंद नहीं है, इनको मीटर्स एंड सेकंड्स पसंद है, तो वो कन्वर्जन्स भी आपको करने पड़ेंगे. और जैसे मैं आपको कहता हूँ जब भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं मैं सबसे पहले डेटा लिखता हूँ. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज़ 100 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म में 100 मीटर ऐड करो. फिर वो कह रहे हैं दैट स्पीड्स हमने दे रखी है आपको. स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज़ 70 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज़ इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर. फिर नेक्स्ट क्या है, वो जो ट्रेन ए एंड बी क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को वो भी हमने आपको दिया है. सो ट्रेन ए क्रॉसिंग दी प्लेटफॉर्म द टाइम इज़ 24 सेकेंड्स और ट्रेन बी क्रॉसिंग दी प्लेटफॉर्म द टाइम इज़ 36 सेकेंड्स. चल अब ये सब को मद्देनज़र रखते हुए हमको ये निकालना है जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा और हमसे समय पूछ रहे हैं. सो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. सो डिस्टेंस उनके बीच का कितना है वो होगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी. स्पीड जो है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऐड होगी. सो स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी. ये सब डेटा हमको चाहिए. देखो स्पीड्स के बारे में तो डेटा है, लेंथ्स के बारे में नहीं है, तो पूरी की पूरी एफर्ट रहेगी कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकाला जाए यूजिंग दिस डेटा. ईजी. तो ये होता है कि कैसे हमको लॉजिक के बारे में सोचना है ना, कि हमको क्या निकालना है और फिर कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट दी आंसर. दिस इज़ व्हाट वी नीड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके. लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकालना है तो ऐसे ही हवेबाजी में नहीं निकलेगी. ठीक है, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना है. कॉन्सेप्ट ये है टाइम टेकन बाई ट्रेन ए टू क्रॉस दी प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है. अब डिस्टेंस क्या होगा मालूम है, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी है ट्रेन भी है, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ भी होगी, ट्रेन की लेंथ भी होगी. जब ये दोनों लेंथ पार करेगा और ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगा तब हम कहेंगे कि हाँ जी ट्रेन ने जो है ना वो क्रॉस कर दिया है प्लेटफॉर्म को. इसलिए डिस्टेंस में लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म दोनों आएगा. और ये सब मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में सिखाया हुआ है, जस्ट एक रिविजन में आपको दे रहा था. तो एल ए प्लस एल पी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन. अब प्लेटफॉर्म तो भागेगी नहीं, तो प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं है, ट्रेन की स्पीड है. सो स्पीड ऑफ द ट्रेन ए. ईजी. टी ए की वैल्यू 24 सेकेंड है. अब एक एक करके सब्स्टिट्यूट करना है, बस इतनी सी बात है. 24 सेकेंड्स है ना, ये 24 इंटू या 245 ऐसे मत देख लेना है ना. 24 सेकेंड्स के लिए मैं एस ऐसे लिख देता हूँ छोटू सा, ताकि आपको पता रहे. लेंथ ऑफ द ट्रेन ए क्या हमको दिया है, नहीं, बट लेंथ ऑफ द ट्रेन ए के जगह इन्होंने कुछ कहा था. अगर आप प्रीवियस डेटा देखो तो एल पी प्लस 100 कहा था, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एल पी प्लस 100. फिर हमारे पास ये एल पी भी है और स्पीड ऑफ द ट्रेन ए कितना है सर, वो है 90, बट किलोमीटर पर आवर है, इसलिए 5/18 मल्टीप्लाई करो ताकि मीटर पर सेकेंड्स में आ जाए. अब यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन में एल पी अननोन है, तो एल पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2LP प्लस 100 इज इक्वल टू 600. तो यहाँ पर एल पी आ रहा है 500/2 यानी 250 मीटर. यहाँ तक बात क्लियर. अब अगर एल पी आया है तो क्या एल ए आ सकता है, यस सर जी आ सकता है. कैसे आ सकता है, देखो एल ए है एल पी प्लस 100. देयरफॉर फाइनली हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन ए मिल चुका है जो था एल पी प्लस 100 यानी 250 प्लस 100 350 मीटर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में. अब बी की कहानी को नरेट करते हैं. बी की कहानी क्या थी, ट्रेन जो बी है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देता है इन टी बी टाइम, और टी बी अगेन डिस्टेंस बाई स्पीड होगा. डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन बी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन बी.
चलो टी बी हमको दिया था 36 सेकेंड्स, एल बी हमको नहीं पता है, एल पी हमने अभी अभी निकाला 250 मीटर, और स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए 5/18 कर लेना ताकि मीटर पर सेकेंड में आ जाए, क्योंकि ये भी तो सेकेंड की कहानी थी ना। अब यहाँ से आपको एल बी मिल जाएगा, सो एल बी प्लस 250 आ रहा है 700, देयरफॉर एल बी इज इक्वल टू 450 मीटर, डन एंड डस्टेड। यही तो चाहिए, उसके बाद तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है टू गेट दी आंसर। चलिए फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इनको चाहिए था कि जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो फिर बताना कि एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन बी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। सो एल ए हमको पता है 350 है, एल बी अभी अभी तो निकाला है, कितना था जनाब? सर एल बी था 450, बड़ी ट्रेन है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना था? सर ये था 90, स्पीड ऑफ ट्रेन बी 70 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर किसकी कहानी है? ऊपर मीटर की कहानी है, तो नीचे मीटर पर सेकेंड की कहानी चाहिए, इसलिए 5/18 मल्टीप्लाई कर लो ताकि आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड्स। सो ये आपका समय था और यही उनको चाहिए था, 18 सेकेंड्स इन देयर इन ऑप्शन 4, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। समझ में आया क्या थॉट प्रोसेस होती है एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 3,850 मीटर स्क्वायर, देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट अ रेट ऑफ ₹52 पर मीटर इज वॉट? तो ये ज्योमेट्री भी है और यहाँ पर आपको दिमाग भी लगाना है एप्टीट्यूड का, तो दोनों मिला करके आंसर बताना है। तो आपके घर पे आते हैं ना कारपेंटर, वो यही सब दिमाग लगाते हैं ताकि आपको कॉस्टिंग बता सके। चलिए अब मेरी बारी, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर्कुलर फील्ड है, उसका एरिया दिया गया है। सर्कुलर फील्ड का एरिया 3,850 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है तो एरिया कितना होता है? πr²। ठीक है, यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर a की वैल्यू 3850, पाई को हम 22/7 कह सकते हैं, तो यहाँ पर r² आ रहा है 1225, यानी r कितना हो जाएगा जनाब? √1225 यानी 35 मीटर। चलो रेडियस आ गया। अब फेंसिंग थोड़ी ना पूरे के पूरे एरिया में करेंगे, फेंसिंग तो हमेशा सरकमफरेंस पर की जाती है। करेक्ट है जी। तो सर्कुलर चीज़ है तो उसकी सरकमफरेंस कितनी होगी? तो फेंसिंग अगर करना है तो दैट इज़ इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, यानी ये हो जाएगा 2πr, यानी 2 × 22/7, रेडियस है 35, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ार, अगर आप कैलकुलेट कर लोगे 220 मीटर आ रहा है। बट ये उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि अगर 1 मीटर 52 रुपीज़ में कवर होता है तो इतना मीटर कितने में कवर होगा? बेसिक मैथ्स, ये रहा फाइनल आंसर। 1 मीटर जब आप 52 रुपीज़ में कवर करते हो तो 220 मीटर कवर करने के लिए x रुपीज़ लगेंगे। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो 220 × 52, सो यस द आंसर इज़ 11440, डन एंड डस्टेड। इतने रुपया 11,440 विच इज़ देयर इन ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। काफ़ी प्यारा सवाल है, रिकमेंडेड वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए अब सवाल को देखते हैं। Two bowlers A and B take average wickets of 28 and 34 in a series of 8 and 12 मैचेस respectively। यानी A का एवरेज है 28 विकेट्स 8 मैच में, B का एवरेज है 34 विकेट्स 12 मैच में। ओके, तो इसको मैं पहले डेटा में कन्वर्ट कर दूँ। तो ये देखो, यहाँ पर एवरेज जो होता है दैट इज़ इक्वल टू सम बाई टोटल। तो एवरेज A की स्टोरी में 28 विकेट्स लिया गया है, टोटल विकेट, सम ऑफ टोटल विकेट्स ऑफ ए इज लेट अस से समेशन ए, और कितनी मैच खेली है? 8 मैच खेली है, सो समेशन ए इज़ नाउ 28 × 8 जो है 224। ठीक है, फिर बी की स्टोरी के अंदर एवरेज विकेट है 34, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय दैट इज 12, 12 मैचेस उसने खेले हैं। तो यहाँ पर समेशन बी कितना आया? 34 × 12 जो है 408। चलो, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गए। अब मज़े वाली बात देखना, आगे उन्होंने कहा है इफ़ दे टुक 5 विकेट्स इन 9th मैच एंड 1 विकेट इन 13 मैच। दिया नहीं है किसने क्या लिया है, पर ये पता होना चाहिए आपको कि ए ने अब तक कितने मैच खेले? 8 मैच, तो नेक्स्ट उसका 9th मैच होगा, तो ये ए की स्टोरी है। फिर बी ने अब तक कितने मैच खेले? 12 मैच, तो ये 13th मैच में जो विकेट लिया गया है वो बी का स्टोरी है। तो अगर ये हो गया है अब फ्यूचर में
तो फिर बताना देन द एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बोथ द बॉलर इज। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पर, गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं, ये सब स्टोरी से वो है ना एवरेज विकेट्स टेकन बाय ए निकालते हैं, एवरेज विकेट्स टेकन बाय बी निकालते हैं। फिर वो कहते हैं सर दोनों का साथ में एवरेज पूछ रहे हैं, तो एक काम करते हैं इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं ताकि हम कह सके दैट एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बोथ द बॉलर इज दिस। गलत है। 28.5 के आसपास कुछ आंसर आएगा, उसको अगर आप 29 कर दो तो ये आपका लक है, पर वो आंसर गलत है, वो टेक्निक गलत है। ये सेम गलती आप कहाँ पर करते हो, एवरेज स्पीड में, है ना। क्या करते हो, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी डिवाइड बाय 2, वो नहीं करना है। क्या कहा था एवरेज स्पीड में, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करना है, टोटल विकेट्स टेकन बाय बोथ दी बॉलर्स डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स प्लेड बाय बोथ दी बॉलर्स, वो करना है, तब जाकर के सही आंसर आएगा, वो सही कॉन्सेप्ट है। और ये जो आप कर रहे थे ना ए प्लस ए बी डिवाइड बाई 2, वो गलत है। चलो ये बात क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और अब कह सकते हैं दैट इनको जो चाहिए एवरेज विकेट्स टेकन बाय बोथ दी बॉलर, वो तब आएगा जब आप समेशन, है ना, टोटल समेशन आप ये ले लो दैट सम ऑफ द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर ए प्लस total summation of the wickets taken by the bowler B divided by number of matches played by A plus number of matches played by B। अब ये कैसे निकलेगा, ये देखो, ये दो पार्ट में ना, एक तो उसका पास्ट और अभी रिसेंट। पास्ट में तो आपने ये स्टोरी निकाल दी है ना, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा ये जो समेशन डैश ए है वो बेसिकली है समेशन ए प्लस समथिंग, और ये समेशन डैश बी भी ऐसा ही है, समेशन बी प्लस समथिंग। वो समथिंग क्या है, जो रिसेंट में उन्होंने दिया है, अब उसको जोड़ दो कि ए ने रिसेंट में 9th मैच में 5 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने रिसेंट में 5 विकेट लिए हैं, बी ने कितने विकेट लिए हैं, ए विकेट लिए हैं। यकीन नहीं होता तो डेटा देख लो, देखो यहाँ पर 13th मैच में उसने एक ही विकेट लिया है। चलो, तो मुझे लगता है टोटल नंबर ऑफ विकेट्स का जो समेशन है वो मैंने सही से लिख लिया है, आप भी चेक कर लेना। फिर जो नीचे है वो भी केयरफुल, ये एन ए जो है वो अगेन पास्ट प्लस प्रेजेंट का है। अगर ए की पास्ट की कहानी देखें तो 8 ही मैच खेला था, और प्रेजेंट की कहानी देखें तो 9th मैच खेल लिया है, यानी एक और मैच खेल लिया है। तो एन ए की वैल्यू क्या है, 8 + 1, इन टोटल उसने 9 मैचेस खेले हैं। सिमिलरली एन बी यानी बी ने अब तक कितने मैच खेल लिए, 13 मैच खेल लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो 13 मैच, यस, पहले उसने 12 मैच खेले, अभी एक 13th एक नया मैच खेला, सो टोटल उसने 13 मैच खेल लिए है। ईजी। फिर तो अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट दी आंसर, ये तो आप कर ही सकते हो। समेशन ए कितना है 224 और समेशन बी कितना है 408। सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 638 डिवाइड बाई 22 विच इज़ इक्वल टू 29। ये है उसका एवरेज विकेट। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, द मंथली सैलरी ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट अ कॉलेज इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे विश टू contribute 3% and 2% of their salaries to a welfare society. If each non-teaching staff member contributes rupees 390, then the teaching staff salary is what?